हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रिलेटेड होगा मगध महाजनपद के उत्कर्ष के बारे में जो जानेंगे हम। ये एंशियंट हिस्ट्री का जो है लेक्चर है और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मगध महाजनपद क्या था और उसका एक प्रकार से कैसे क्या इसका जो है एक प्रकार से उत्कर्ष रहा और क्या उसका उद्भव था, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो अभी तक जो हम पढ़े थे वो महाजनपद के बारे में जान चुके थे कि महाजनपद काल क्या था, कौन कौन से महाजनपद काल थे और ये जो है बुद्ध कालीन मतलब गंगा घाटी के आसपास कौन से क्षेत्र जो है विकसित हुए थे, नर्मदा नदी घाटी और गंगा घाटी के बीच में कौन कौन से क्षेत्र जो है विकसित हुए थे और सिंधु नदी घाटी के बीच जो है एक प्रकार से जो 16 महाजनपदों का जो उत्कर्ष हुआ था उनके बारे में हमने जो है जाना था। आज जो हमारा लेक्चर है वो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ उसी के बारे में उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जानने का उसके बारे में प्रयास करेंगे। तो चलते हैं कि मगध महाजनपद क्या था और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी। एक मिनट। ओके, मगध महाजनपद की अगर जो बात करें तो मगध का जो है उत्कर्ष हुआ था। मगध का जो उत्कर्ष की अगर जो हम बात करें तो ये 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 322 ईस्वी तक जो है एक प्रकार से जो शासन रहा, ये एक प्रकार से मगध का एक प्रकार से जो है यहाँ पे जो है शासन रहा मगध वंश का एक प्रकार से। इसके अंतर्गत जो है हम मगध के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से इसके वंश थे, उन 3 वंश की यहाँ पे बात करेंगे हम। पहला जो हमारा था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था एक प्रकार से नंद वंश। तो मगध उत्कर्ष की अगर जो बात करें तो ये 500 एक प्रकार से 44 से लेकर के कह सकते हैं 322 ईस्वी तक रहा था। इसमें से जो हर्यक वंश का शासनकाल था वो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी तक पूर्व तक रहा था। और बिंबिसार, इसका जो हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो बिंबिसार था, जिसके शासनकाल की अगर जो बात करें तो 544 ईस्वी से लेकर के 492 ईस्वी तक जो है एक प्रकार से ये शासनकाल इसका रहा था। और ये इस वंश का जो है प्रथम शासक था और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो है वो गिरिब्रज थी। प्रारंभ में जो है इसकी राजधानी थी वो गिरिब्रज थी और ये बाद में क्या हो गई थी, राजगृह हो गई थी। और बाद में इसकी जो है राजधानी अपने इसने राजगृह को बनाया था। बिंबिसार अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मतलब ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौन सी शक्ति थी इसने बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसने एक मध्य देश की एक प्रकार से, इसके पहले जो था इसने कौशल की नरेश जो था, कौशल नरेश की जो मतलब कौशल का जो राजा था उसका नाम था महाकौशल। महाकौशल जो उसका नाम था उसकी बेटी से इसने जो है शादी किया था और शादी करने उसकी बेटी का नाम था कौशल देवी। उसकी बेटी का नाम था कौशल देवी। उससे इसने शादी किया था और शादी करने के बाद में इसको काशी गांव की जो है क्या मिली थी, काशी गांव की जो है एक प्रकार से आय जो मिली थी वो क्या मिली थी, 1 लाख रुपए मुद्रा आय के दहेज के रूप में इसको जो है प्राप्त हुई थी। मतलब जितनी भी काशी गांव की आय होती थी वो इसको दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। 1 लाख रुपए मुद्रा जो इसको प्राप्त हुई थी। दूसरा इसने जो है मध्य देश की जो है राजकुमारी
राजकुमारी थी, मध्य देश की थी, जिसका नाम क्षेमा और खेमा मिलता है कहीं कहीं पे। तो ये जो है इसके साथ इसने जो है विवाह किया था, और बिंबिसार की यही जो है एक प्रकार से पत्नी थी। क्षेमा खेमा ये बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, मतलब यही बिंबिसार की पत्नी थी जो बौद्ध की भिक्षुणी बनी थी। और इसने जो है वैशाली का जो एक नरेश था, वैशाली का नरेश तीसरा इसने जो काम किया, मतलब विवाहिक संबंध स्थापित किया। वैशाली का जो नरेश था चेटक था, एक अगला राजा था जो चेटक, उसकी जो एक प्रकार से पुत्री थी वो चेलना थी, उसका नाम था चेलना। उसके साथ में एक प्रकार से इसने उससे भी विवाह किया था। और एक प्रकार से अगली जो बात करें तो इसकी ने अपने एक प्रकार से एक बार ये चंड प्रदोत पांडुरंग से ग्रस्त हो गया था। एक शासक था चंड प्रदोत जो पांडुरंग से ग्रस्त हो गया था, और बिंबिसार जो था वो अपना राजवैद्य जो था वो जीवक से इलाज करने के लिए इसको कहाँ पे भेजा था, उज्जैनी भेजा था। जो उज्जैनी का एक प्रकार से शासक था, पांडुरंग से ये ग्रस्त हो गया था, तो उसको अपना राजवैद्य जो एक प्रकार से रखता था, ये उसका नाम जीवक था, उसको जिसने जो है उज्जैनी भेजा था। और इसे मैत्रीपूर्ण इसने संबंध जो है एक प्रकार से ये इसके मैत्रीपूर्ण जो है संबंध दर्शाता है। तो इसका एक प्रकार से उज्जैनी भेजा था। अगला जो था बिंबिसार की अगर जो बात करें तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म ये एक प्रकार से अनुयायी का बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म बिंबिसार ने अंग पर पहले आक्रमण किया। अंग के बारे में उन्हें बताया होगा, ये पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है ये पड़ता है। तो ये जो है अंग था और ये मगध के पास था, उस पर इसने आक्रमण किया था, और आक्रमण करके ब्रह्मगुप्त को इसने पराजित कर दिया था और इसका वध कर दिया था। अंग को भी मगध साम्राज्य में इसने मिला लिया था। मगध की ये जो है प्रथम विजय यही थी, मगध की ये पहली विजय थी। बिंबिसार अगला जो हुआ था अजातशत्रु जो इसका मतलब पुत्र था। 492 ईस्वी में हर्यक वंश की अगर जो बात कर रहे थे तो हर्यक वंश के अंतर्गत 544 से 412 ईस्वी में पहला शासक जो है बिंबिसार हुआ। दूसरा जो शासक हुआ अजातशत्रु हुआ था। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का एक प्रकार से पुत्र था। 492 ईस्वी से लेकर के 461 ईस्वी तक ये शासक रहा। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की जो है हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। इससे ये भी पता चलता है कि जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश भी बोला गया है। पितृहंता वंश, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पितृहंता वंश भी बोला गया है। हत्या कर गद्दी पर प्राप्त की थी, और मगध का शासक बनने से पहले अंग का ये क्या था, गवर्नर था। अजातशत्रु जो था प्रथम कौशल नरेश प्रसेनजित से जो है एक प्रकार से क्या हुआ था, प्रथम युद्ध जो हुआ था इसके मतलब कौशल का जो राजा था प्रसेनजित, उसके साथ ये मतलब जिसका युद्ध हुआ था, जिसमें एक एक युद्ध में दोनों ने विजय प्राप्त की थी। पर एक एक युद्ध में विजय प्राप्त की थी, अंततः दोनों में संधियां हो गई थी, और संधियों के अनुसार प्रसेनजित जो थे उनको अपनी पुत्री जो थी वज्जिरा का विवाह अजातशत्रु से साथ करना पड़ा था। उन्होंने कर दिया था, और इसने भी काशी गांव की जो है आय थी जितनी होती थी वो इसने दहेज के रूप में जो है प्राप्त की थी। ये भी पहले हमने आपको बताया होगा कि जब यहाँ पे जो है कौशल का राजा था, जब बिंबिसार था तो कौशल का राजा था जो महाकौशल था, उसके पुत्री के साथ इसने जो है विवाह किया था, और विवाह करके काशी गांव की जो है आय इसने जो है एक प्रकार से 1 लाख मुद्रा जो है दहेज के रूप में इसने प्राप्त की थी। और यहाँ पे जो अजातशत्रु के बारे में बात करें तो इसने भी काशी का एक प्रकार से गांव की जो है वज्जिरा के साथ जब इसने विवाह किया था तब उसने जो है काशी की मतलब आय जो होती थी वो दहेज के रूप में इसने प्राप्त की थी। अगला अगर जो हम बात करें तो अजातशत्रु का जो दूसरा एक प्रकार से युद्ध हुआ, वैशाली का जो शासक था चेटक के साथ युद्ध हुआ था। वैशाली का जो शासक था वो चेटक के साथ हुआ था और युद्ध में अजातशत्रु रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 गुप्त युद्धास्त्रों का उपयोग इसने किया था। 2 गुप्त
युद्धास्त्रों का उपयोग किया था। अंततः चेटक पराजित हुआ था और वैशाली को मगध में मिला लिया था। वैशाली को जो है इसने जो है मगध में मिला लिया था। ये वही चेटक है जो इसने अपनी पुत्री का विवाह, चेलना का विवाह किसके साथ किया था? बिंबिसार के साथ किया था। बिंबिसार के साथ चेलना का जो है विवाह बिंबिसार के साथ किया था। ये वही चेटक है। ये वैशाली का एक प्रकार से राजा था। अजातशत्रु के साथ इसने युद्ध किया था और युद्ध में जो है ये पराजित हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था वो हमने आपको बताया होगा कि ये राजगृह में हुआ था, पहली बौद्ध संगीत का आयोजन। और ये जो है एक प्रकार से इसके पहले बौद्ध संगीत का आयोजन इसी के शासन काल में हुआ था। और यही कहने का मतलब है राजगृह में हुआ था। और उसी समय जो है शासक ये कौन था? अजातशत्रु जो है शासक था। द्वितीय का कालाशेख था। अगली बात कहें, इसी समय जो है महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध दोनों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसी के समय जो है महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की जो है मृत्यु इसी के शासन काल में हुई थी। अजातशत्रु का जो मतलब शासन था इसी के शासन काल में मृत्यु हुई थी। इसने बौद्ध को एक प्रकार से भस्मावशेष एवं राजगृह स्तूप का जो है इस प्रकार से निर्माण इसने करवाया था। बुद्ध के भस्मावशेष और राजगृह स्तूप का इसने जो है एक प्रकार से निर्माण करवाया था। उज्जैनी जो था वो 461 ईस्वी की। इसके बाद अगला जो शासक आया इस वंश का जो था उसका नाम उज्जैनी था। तो अगर जो हम बात करें तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की दोनों की मृत्यु इसी के शासन काल में हुई थी। अगली अगर जो हम बात करें तो उज्जैनी जो था ये एक प्रकार से इसने भी अपने पिता का जो है एक प्रकार से वध करके ये जो है 461 ईस्वी से लेकर के 445 ईस्वी तक जो है शासक रहा था। और इसने भी जो अपने पिता का वध करके गद्दी पर जो है बैठा था। और इसने जो है पाटलिपुत्र के स्थान पर मतलब पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी इसने जो है बनाया था। कहने का मतलब है इसने जो है राजगृह को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, राजगृह को राजधानी हटा दिया था। इसने राजगृह को राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद उज्जैनी के जो है कई शासक मतलब इस वंश के रहे। हर एक वंश का यहाँ पे अंत हो जाता है। इसके बाद 3 शासक रहे, वो अनिरुद्ध था और मुंड था। अनिरुद्ध था और मुंड था। अनिरुद्ध और मुंड था। एक अगला जो शासक था नागदासक था। ये जो है 3 शासक रहे। इसके बाद जो है एक प्रकार से हर्यक वंश का जो है समाप्त हो गया, मतलब समय समाप्त हो गया। ये तीनों जो थे ये तीनों जो हैं अपने पिता को जो है मार के गद्दी पर बैठे थे। और पहले 2 जो 3 पढ़ चुके हैं वो भी अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर्यक वंश हो गया इसी को जो है एक प्रकार से पितृहंता वंश भी बोल दिया गया। इसके बाद अगला जो वंश आया वो नागदासक के जब मतलब शासक था तो उस समय जो एक प्रकार से शासक हुआ वो शिशुनाग हुआ। शिशुनाग वंश हुआ जो 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक का जो एक वंश था शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो था में पहला जो शासक हुआ वो शिशुनाग हुआ। 412 ईस्वी से लेकर के 394 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। राजगृह को अपनी राजधानी सबसे पहले जो राजगृह राजधानी थी वो उसको हटाया। उज्जैनी ने उसको हटा दिया। उज्जैनी ने उसको हटा करके कौन सी राजधानी बनाया? उज्जैनी ने उसको हटाया और उसको राजधानी अपनी बनाया। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र को भी हटा दिया किसने? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने राजधानी जो बनाया वो वैशाली को अपनी राजधानी इसने जो है बनाया था। 412 से 394 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा। और शिशुनाग जो है इस वंश का एक प्रकार से कहने का मतलब है संस्थापक भी शिशुनाग ही माना जाता है। और अमन के शासक अमंतिवर्धन को इसने पराजित कर इसने अमन को अपने राज्य में मिला लिया था। अमन का जो शासक था अमंतिवर्धन, इसको इसने पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद अमंत को अपने राज्य में इसने मिला लिया था। अगला जो हमारा शासक आया इसी वंश का जो नागदासक शासक था वो कालाशेख था काकवर्णी।
इसने जो है वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इसने जो है वैशाली को राजधानी हटाया कालाशेख ने, काकवड़ ने, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी के बारे में जो है उल्लेख मिलता है द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो है इस प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है। इसी के शासनकाल में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली को हटा दिया था इसने और किसको राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था, ये याद रखना। और इसके बारे में बात करें तो 366 ईस्वी में जो है इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जो है इसकी इस वंश का जो है अंत हो गया। इस वंश का जो है अंत हो गया। इसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहे जो इस वंश को आगे ले जाते। यहाँ से इसका एक प्रकार से अंत होने लगा माना जाता है। और इसके बाद जो है 10 राजा हुए। इसके बाद इस वंश के जो है प्रकार से 10 राजा हुए जिन्होंने 22 वर्षों तक जो है शासन किया था। 66 था और यहाँ 344 तक किया एक प्रकार से। तो 22 वर्षों तक जो है इन्होंने शासन किया था। इसका देखिए, ये जो 66 है, ये 22 जोड़ दो, घटा दोगे इसमें से तो 344 बच जाएगा। तो इसमें जो है 10 राजा हुए, छोटे मोटे एक प्रकार से 10 राजा हुए जिन्होंने इस वंश को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन ये वंश यहाँ से जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अंत में जो है एक अगला वंश जन्म हुआ जिसका नाम हो गया नंद वंश। नंद वंश जो था वो 344 ईस्वी से लेकर के 322 ईस्वी तक जो है इसका शासन था। श्रीपुर तक जो है इसका शासन था। नंद वंश का जो है प्रकार से बात करें तो महापद्मानंद 344 ईस्वी से 326 ईस्वी तक जो है प्रकार से पहला इसका शासक था। यही नंद वंश का संस्थापक था और प्रथम जो है राजा जो है महापद्मानंद जो है ये था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक जो है वो शूद्र थे। पुराणों के अनुसार अगर जो बात करें तो जो राजा हुए थे नंद वंश के वो शूद्र थे। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक बताया गया है नंद वंश का। और इसने क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। कलिंग नरेश जो है खारवेल ने हाथी गुफाओं से पता चलता है। कलिंग नरेश जो था खारवेल था, उसने जो है एक प्रकार से हाथी गुफाओं से इसका पता चलता है कि महापद्मानंद जो है कलिंग विजय की थी। महापद्मानंद ने कलिंग की एक प्रकार से विजय की थी और यहाँ से जिन मूर्तियों के मगध में लाया गया था, मतलब कलिंग से जिन मूर्तियों को यहाँ पे लाया गया था उसकी जो एक प्रकार से साक्ष्य मिलते हैं। तो इसने जो है कलिंग में सिंचाई है तो एक नहर का भी निर्माण कराया था। किसने करवाया था? जो हमारा शासक था महापद्मानंद। अगर जो महापद्मानंद की बात करें तो यह जो है सर्वत्रांक एवं एकाटक भी इसको कहा जाता है। पुराणों में इसको सर्वत्रांक, सर्वच्छ त्रांक भी इसको बोला जाता है। और क्या इसको बोला जाता है? और एकराट भी इसको कहा जाता है। एकराट भी कहा जाता है। समुद्र से लेकर के इसका मतलब एक प्रकार से अर्थात क्षत्रियों के अंत करने वाला जिसका राज्य समुद्र से लेकर के दूसरे समुद्र तक था। मतलब एक समुद्र से लेकर के दूसरे समुद्र तक जो है जिसका राज्य था उसको सर्वत्रांक एवं एकराट जो है प्रकार से कहा गया। अगर जो हम बात करें तो कलिंग ने जो है खारवेल ने हाथी गुफाओं का और गोदावरी नदी के तट पर नौहन देहरा नामक नगर बताया था। एक जो अगला फैक्ट है इसके बारे में, वो गोदावरी नदी के तट पर इसने जो है गोदावरी नदी के तट पर इसने नौनंद देहरा नामक जो है इसने नगर भी बसाया था। देहरा नामक नगर भी बसाया था और इसने सिद्ध कर दिया था शूद्र केवल जो एक प्रकार से क्या नहीं केवल एक प्रकार से योग्य हो सकते हैं बल्कि महान शासक भी हो सकते हैं। अगला जो शासक आया इसी वंश का वो घनानंद आया। 326 ईस्वी से लेकर के 322 ईस्वी तक जो है घनानंद शासक रहा था। इसने 326 से 326 ईस्वी में इसने मकदूनिया के यूनानी सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत पर जब इसने आक्रमण किया था। मकदूनिया
शासक जो था सिकंदर, उसने कहाँ पे आक्रमण किया था? पश्चिमोत्तर भारत पे जो है आक्रमण, इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यूनानी सत्ता की नींव जो है इसने रखी थी। और 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने एवं कौटिल्य मगध पर क्या किया था? आक्रमण किया था। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने जो है मगध पर आक्रमण किया था और जिसने जो है प्रकार से बात करें, जिसमें घनानंद जो है पराजित हुआ था। इस प्रकार नंद वंश का जो है अंत हो गया था और मौर्य वंश की जो है यहाँ से स्थापना हुई थी। इसी के शासनकाल में नंद वंश का जो है एक प्रकार से अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। यूनानी शासक जो थे एग्रामिस और जेट्रामिस, मतलब यूनानी ग्रंथों में इसको जो है एग्रामिस और मतलब जेड्रामिस कहा गया है। मतलब यूनान के जो शासक थे इसको एग्रामिस भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, और जेट्रामिस भी इसको जो है बोलते हैं। जेट्रामिस भी इसको बोलते हैं। 322 ईस्वी में जो एक प्रकार से बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पर आक्रमण किया था और इस वंश को समाप्त कर दिया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर जो बात करें तो मगध पर सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद से प्राप्त होता है। बिंबिसार जो था वो राजवैद्य जीवक नामक एक प्रकार से अपनी सालवती थी, जो एक प्रकार से नर्तकी या वैश्या थी। जीवक की जो माँ थी जिसका नाम सालवती था, जो इसके दरबार में राजवैद्य का काम करता था, मतलब एक प्रकार से दवाइयां वगैरह देता था, तो वो डॉक्टर का काम करता था। तो उसकी जो मतलब माँ थी उसका नाम सालवती था, जो एक नर्तकी और वैश्या थी। वत्स नरेश उद्यन जो है बहुत अच्छा वीणा वादक था और इसे हाथी पकड़ने का भी एक प्रकार से ज्ञान था। महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का जो है इसने निर्माण करवाया था। युद्ध में हाथियों का अगर जो प्रयोग की सबसे पहले बात करें तो वो किससे मिलती है? वो मगध ने ही किया था। और अगर जो बात करें अजातशत्रु की ने जो है एक मंत्री था, वर्षकार वज्र संघ में फूट डालने के लिए वैशाली जो है इसको भेजा था। वज्र संघ में जो है फूट डालने के लिए वैशाली जो इसको भेजा था वो इसी ने भेजा था। और महापद्मानंद का जो मंत्री और सेनापति जो था इसका नाम कल्पक था। ये बहुत ही कूटनीतिक था। अब अगला जो हमारा जो शासक मतलब वंश आएगा वो मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश आएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या थे और मौर्य साम्राज्य के कैसे जो है उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो अब ये अगला लेक्चर जो होगा इसका अगले दिन नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।